जीवन के बाद मृत्यु एक कठिन सत्य है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा मौत को मात देना चाहते हैं। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्होंने मौत को मात देने का प्रयोग किया और अमर होने की कोशिश की। एक टेक फाउंडर और वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में ब्रायन जॉनसन ने वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाली लाखों कंपनियों का निर्माण और फंडिंग किया है। हालांकि 2021 के बाद से उनका बहुत सारा पैसा प्रति वर्ष तकरीबन $2 मिलियन प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट नामक एक प्रयोगात्मक एंटी एजिंग कार्यक्रम में खर्च हो गया है। जॉनसन ने अमरता के अपने चरम प्रयासों के लिए सुर्खियां बटोरी, जिसमें 100 से अधिक दैनिक सप्लीमेंट्स का सेवन करना, सख्त आहार और नींद का पालन करना शामिल है। यहाँ तक कि उन्होंने रक्त प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करके अपने पिता की बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को स्थिर करने की भी कोशिश की। जॉनसन का दावा है कि इस परियोजना ने उनके पिताजी को 37 वर्षीय व्यक्ति का दिल, 28 वर्षीय व्यक्ति की त्वचा और 18 वर्षीय व्यक्ति के फेफड़े दिए हैं। 15वीं शताब्दी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रथा और इसके वास्तविक लाभों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इस प्रथा के सबसे पहले दर्ज उदाहरणों में से एक में कथित तौर पर कैथोलिक पोप इनोसेंट VIII शामिल थे। कहानी यह है कि सन 1492 में पोप गंभीर रूप से बीमार हो गए, सिर्फ दूध के अलावा कुछ भी हजम नहीं कर सके। जाहिर तौर पर यह मानते हुए कि रक्त में ही जीवन का सार है, पोप के चिकित्सकों ने उन्हें किशोरावस्था से पहले के लड़कों का खून पिलाकर उनके स्वास्थ्य को बहाल करने का प्रयास किया। दुखद बात यह है कि यह प्रयास बीमार पोप को पुनर्जीवित करने में विफल रहा। वो बुखार से पीड़ित हो गए और उनकी मौत हो गई। उनके मौत का कारण अभी भी एक राज है। द कोलिशन फॉर रेडिकल लाइफ एक्सटेंशन एक अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था है जो उम्र बढ़ने की पीड़ा को खत्म करने का प्रयास करती है। इसकी श्रेय संगठन के संस्थापक जेम्स स्ट्रोल नामक एक रियल एस्टेट निवेशक को जाती है। मानव आयु को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए स्ट्रोले की खोज कथित तौर पर उनके बचपन के दौरान उनकी दादी की मृत्यु से प्रेरित थी। तब से वह कठोर स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ लाइफ एक्सटेंशनिस्ट बन गए हैं। हर रोज स्ट्रोल लगभग 70 सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिसमें मधुमेह की दवा भी शामिल है, जिसे एंटी एजिंग की एस्पिरिन कहा जाता है। साथ ही ऐसी गोलियां भी है जो उनके मस्तिष्क को पोषण देती है और माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय करती है। वह हर सुबह ठंडी पानी में तैर के अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का भी दावा करते हैं और अक्सर एक स्पंदित विद्युत चुंबकीय चटाई का उपयोग करते हैं जो उनकी नसों को खोलता है। 16वीं शताब्दी के फ्रांस में अभिजात वर्ग के पास शाश्वत युवाओं के लिए अपना स्वयं का चमत्कारिक उत्पाद था, पीने योग्य सोना। कहा जाता है कि इसके सेवन से वो हमेशा युवा दिखते थे। डायने डी पोइटियर्स, राजा हेनरी द्वितीय की शाही मालकिन और एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति का अंत इस तथाकथित अमृत के कारण हुआ होगा। कथित तौर पर डी पोइटियर्स ने अपनी प्रसिद्ध सुंदरता को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से इस पदार्थ का सेवन किया। ऐसा कहा जाता है कि वह 7 साल की उम्र में भी 30 साल की लड़की जैसी दिखती थी, जिससे पीने योग्य सोने की शक्ति का पता चलता था। हालांकि 2009 में विशेषज्ञों ने उसके अवशेषों का विश्लेषण किया और उसके बालों में असामान्य रूप से उच्च स्तर का सोना पाया। उनका मानना है कि उसे अमरता प्रदान करने के बजाय इस पदार्थ के सेवन से वास्तव में डी पोइटियर्स की मृत्यु हो गई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के माध्यम से जीवन को संरक्षित करने की खोज भले ही पोप इनोसेंट VIII के साथ शुरू हुई हो, लेकिन यह निश्चित रूप से यहीं समाप्त नहीं हुई। 1920 के दशक में रूसी क्रांतिकारी और चिकित्सक अलेक्जेंडर बोगदानोव ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के माध्यम से शाश्वत युवा प्राप्त करने की विधि पर काम करना शुरू किया। प्रयोगों की एक श्रृंखला के बाद बोगदानोव ने दावा किया कि युवा रक्त के अर्क ने न केवल उनकी उपस्थिति को फिर से जीवंत कर दिया था, बल्कि उनकी गिरती दृष्टि में भी काफी सुधार हुआ था। हालांकि ये आधार अंततः बोगदानोव के लिए घातक साबित हुए। 1928 में उन्हें एक छात्र से रक्त प्राप्त हुआ जिसे मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस दोनों थे। हालांकि छात्र अंततः बीमारियों से उबर गया
लेकिन बोगदानोव उतना भाग्यशाली नहीं थे। उसी वर्ष अप्रैल में उनका निधन हो गया। अलेक्जेंडर बोगदानोव के नक्शेकदम पर चलते हुए अमेरिकी अरबपति पीटर थियल ने अपने जीवन को बढ़ाने के तरीके के रूप में ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स पर ध्यान केंद्रित किया है। उनके पास $9 बिलियन से अधिक की संपत्ति होने का अनुमान है। थियल कथित तौर पर 120 साल की उम्र तक जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। इस इच्छा ने उन्हें 2006 की शुरुआत से ही एंटी एजिंग रिसर्च में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मानव विकास हार्मोन की मेडिसिन भी लेते हैं। थियल ने तब से अपना ध्यान पैराबायोसिस पर केंद्रित किया है, जो कि कायाकल्प करने वाले रक्त संक्रमण के लिए वैज्ञानिक शब्द है। उन्होंने अपने शरीर को क्रायोजेनिक रूप से संरक्षित करने के लिए और भी कदम उठाए हैं। उम्मीद है कि अगर वह अपने दीर्घायु लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं तो भविष्य में पुनर्जीवित हो जाएंगे। आपको मारने के लिए किसी कंपनी को भुगतान करना ताकि आप हमेशा के लिए जीवित रह सके अजीब लग सकता है, लेकिन टेक अरबपति और ओपनएआई सीईओ सैम ऑल्टमैन यही कर रहे हैं। खैर, अधिकांश भाग के लिए सटीक रूप से ऑल्टमैन ने अपना जीवन समाप्त करने और अपने मस्तिष्क को एक कंप्यूटर पर अपलोड करने के लिए एक स्टार्टअप कंपनी नेक्टॉम को $10,000 का भुगतान किया, जहां उन्हें हमेशा के लिए संग्रहित किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि अपने विशेष लेपयुक्त तरल पदार्थ के साथ वे आपके मस्तिष्क को इतनी अच्छी तरह से संरक्षित कर सकते हैं कि उसकी सभी यादें बरकरार रहे। लेकिन यह तकनीक केवल तभी व्यवहार्य है जब मस्तिष्क ताज़ा हो। इसलिए नेक्टॉम को ऑल्टमैन के जीवन को पहले ही समाप्त करना होगा। 2018 में ऑल्टमैन इस प्रक्रिया के लिए साइन अप करने वाले लगभग 2 दर्जन लोगों में से एक बन गए हैं। मॉरिशस के इस वैज्ञानिक ने अपने अनकन्वेंशनल तरीकों और विलक्षण व्यवहार के लिए कुख्याति प्राप्त की। हार्मोन अध्ययन की दुनिया में वह ब्राउन सेक्वार्ड एलिक्सिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसके बारे में उनका दावा था कि यह लोगों को युवा दिखा सकता है और लंबे समय तक जीवित रख सकता है। अपने बाद के वर्षों में ब्राउन सेक्वार्ड ने गिनी सुअरों और कुत्तों के टेस्टिकल से अर्क के साथ खुद को इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इन पदार्थों ने उनकी ताकत को बढ़ाया। हालांकि चूंकि वह अपने प्रयोग में एकमात्र भागीदार थे और उसके परिणामों को मान्य करने का कोई तरीका नहीं था, वैज्ञानिक समुदाय में इस एक्सपेरिमेंट का उपहास किया गया था। ब्राउन सेक्वार्ड के टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्ट्स ने उन्हें मजबूत बना दिया होगा, लेकिन वे उन्हें कोई लंबी उम्र देने में असफल रहे, क्योंकि 76 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सबसे विपुल महिला हत्यारे के रूप में सम्मानित एलिजाबेथ बाथोरी के बारे में कहा जाता है कि उसने 650 से अधिक लड़कियों और महिलाओं को प्रताड़ित किया और मार डाला। हंगरी में काउंटेस के रूप में अपनी स्थिति के कारण बाथोरी कई वर्षों तक कानून से बचती रही, जब तक कि अंततः 1612 में उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। उसके मुकदमे के दौरान कई गवाहों के बयान प्रस्तुत किए गए, हालांकि उनमें से कई तब से विवादित रहे हैं क्योंकि वे अफवाहों पर भरोसा करते थे। गवाहों के बीच एक लोकप्रिय दावा यह था कि बाथोरी अपनी युवावस्था और सुंदरता को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अपने युवा पीड़ितों के खून से नहाती थी। अपने कथित अपराधों की सजा के रूप में बाथोरी को जीवन भर एक महल में कैद रखा गया। अंततः 54 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। क्विन शी हुआंग चीन में क्विन राजवंश के पहले सम्राट थे, जिन्होंने 13 साल की उम्र से 49 साल की उम्र में अपनी मृत्यु तक शासन किया। कथित तौर पर सम्राट इस दुनिया को छोड़ने से इतना भयभीत थे कि उन्होंने अपने बाद के वर्षों में सक्रिय रूप से जीवन के अमृत की तलाश की। कथित तौर पर उनकी खोज ने उन्हें पारा निगलने के लिए प्रेरित किया, यह सोचकर कि यह उन्हें अमरता प्रदान करेगा। कहने की जरूरत नहीं है, यह काम करने में विफल रहा। 210 ईसा पूर्व में 11 वर्षों तक एकीकृत चीन के सम्राट के रूप में सेवा करने के बाद किन शी हुआंग का सबसे बुरा डर सच हो गया, क्योंकि वह बीमार पड़ गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु का सटीक कारण तकनीकी रूप से अज्ञात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह पारा विषाक्तता से जुड़ा हुआ है।
तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी कुछ अनसुनी और अनदेखी रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी कुछ अनोखी रहस्यों के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।